बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखें कि इतिहास विषय के रूप में कैसा है। इतिहास विषय का ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, आर्ट एंड कल्चर से और सोशियोलॉजी से क्या रिलेशन है। क्या इन विषयों को तैयार करने के लिए हम इतिहास विषय को साहित्य विषय के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करने का प्रयास करें कि इतिहास विषय को क्यों पढ़े, इतिहास विषय की क्या उपयोगिता है। जैसे एग्जामिनेशन के लेवल पर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उस आयोजित परीक्षा में इतिहास विषय के किस खंड से मैक्सिमम सवाल आते हैं और उस खंड को बहुत रुचिकर ढंग से हम कैसे तैयार कर सकते हैं। हालांकि हम सभी खंडों पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखने का प्रयास करें कि इतिहास विषय की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। इतिहास विषय को पढ़कर अपने जीवन में किस प्रकार से हम एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे चूंकि हम इतिहास में मानव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं और मानव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो मानव समाज से गुजर रहा होता है, आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहा होता है, धार्मिक व्यवस्था से गुजर रहा होता है और राजनीतिक व्यवस्था से गुजर रहा होता है। और इन व्यवस्थाओं के कारण उसके जीवन में घटनाएं घटती है। घटना अगर अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर बुरी घटना है तो हम उसे समस्या के रूप में देखते हैं। तो साफ साफ इसका अर्थ हुआ कि समस्या का कारण या तो सामाजिक होगा, नहीं तो आर्थिक होगा, धार्मिक होगा या राजनीतिक होगा। और हम जानते हैं कि प्रभाव कैसा भी हो, अगर उसके कारण पर छूट किया जाए तो प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। तो हमारे जीवन में जो भी समस्या होगा तो समस्या तो प्रभाव है, इसके कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक उस पर चोट करे तो समस्या या तो समाप्त हो जाएगी या समस्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इतिहास विषय हमारे जीवन स्तर, जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव के लिए बहुत जरूरी है, जो आपको पास्ट में ले जाकर ऐसा अनुभव देगी कि आप अपने फ्यूचर के लिए या फिर प्रेजेंट के लिए बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम डिसीजन ले सकते हैं। और चूंकि समझना है, विंस्टन चर्चिल का बहुत प्रसिद्ध कथन है, जो इंग्लैंड के 2 बार प्रधानमंत्री बने, उनका बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना पीछे जाता है उतना आगे सोच पाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति छलांग लगाता है तो देखिए, पहले अगर उसे छलांग लगाना है तो पहले बहुत पीछे जाएगा, फिर दौड़ते हुए आएगा और फिर छलांग लगाएगा। और कहते भी हम लोग कि अगर शेर 2 कदम पीछे गया है, इसका मतलब कि बहुत लंबा छलांग लगाने वाला है। और पीछे जाने का साफ साफ अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए कि किसी ऊंचाई को आपको देखना है तो उसके ठीक नीचे होकर आप उस ऊंचाई को नहीं देख सकते हैं। अगर ऊंचाई को वास्तव में फील करना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, फिर आप सही ऊंचाई को देख सकते हैं। तो इतिहास वही दिखाता है कि आप जितना पीछे जाइएगा आप उतना आगे देख पाइएगा, और जितना पीछे जाएगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, और उस एक्सपीरियंस से और आगे बेहतर डिसीजन लेकर और जीवन में बहुत बेहतर कर पाइएगा। तो इतिहास बहुत उत्तम विषय है अपने जीवन के डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करें कि इतिहास विषय को कैसे तैयार करें। तो इन सभी बिंदु पर बहुत गहरा बात करेंगे और उदाहरण के साथ बात करेंगे। और इस लेक्चर के बाद आप पाएंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग सभी विषयों को लेकर, सिर्फ इतिहास विषयों को लेकर नहीं, सभी विषयों को लेकर एक अलग टाइप का अंडरस्टैंडिंग है, जिससे आपको जो तैयारी करेंगे उस तैयारी में एक सकारात्मक बदलाव मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले टॉपिक बना लेते हैं कि इतिहास विषय कैसे पढ़ें। तो इतिहास विषय में आज हम डिस्कस करने वाले उसमें सबसे पहले देखेंगे इतिहास क्या है, उसके बाद देखेंगे इतिहास की क्या उपयोगिता है, उसके बाद देखेंगे इतिहास को कैसे तैयार करें। ठीक है, तो उन बिंदु को भी हम हटाते हैं। अब देखिए, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इतिहास क्या है। अब इतिहास क्या है इसकी बात करें तो आपको समझना है कि जैसे ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो ज्योग्राफिया। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी के वर्णन को ही ज्योग्राफी कहते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस जो लोगोस। बायोस का अर्थ जैव और लोगोस का मतलब स्टडी, जीव के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। वैसे अगर देखें तो इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वर्ड आता है पहला इति, जोर, ह, जोर, आस। ठीक है, अब इति का अर्थ क्या है, तो जो संस्कृत बैकग्राउंड से होंगे वो समझ रहे होंगे, और जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है वो भी तुरंत जान जाएंगे। इति का अर्थ होता है ऐसा, और जो ह है, हलंत है। तो इसका मतलब है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ आपसे कि क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, आपका जवाब आएगा हाँ, तो इससे मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित ही जानते हैं आप महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि आपका जवाब हाँ है। तो हाँ की उत्पत्ति संस्कृत के ह से हुआ है, जिसका अर्थ होता है निश्चित ही। तो ह का अर्थ क्या हुआ, निश्चित ही।
आ रहा है समझ में। उसके बाद आज का अर्थ होता है हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि इतिहास का पूर्णतः अर्थ क्या है, तो इतिहास का अर्थ हो गया ऐसा निश्चित ही हुआ है। लेकिन सवाल है कि ऐसा निश्चित ही हुआ है, और जो हुआ है वो घटना है, और घटना दो, अच्छी घटना बुरी घटना नहीं, घटना दो, एक प्राकृतिक घटना और एक मानवीय घटना। प्राकृतिक घटना का अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं, मानवीय घटना का अध्ययन हम इतिहास में कहते हैं। तो ऐसा निश्चित ही हुआ है, कैसा, क्या, तो ऐसा निश्चित हुआ है तो हम कहेंगे कि ऐसा जो घटना है और वह मानवीय घटना है। तुम साफ साफ कह सकते कि ऐसा, या ठीक होगा ऐसी मानवीय घटना जो निश्चित ही हुआ है वही इतिहास है। ठीक है, अब सवाल है कि निश्चित ही हुआ है तो निश्चित की गारंटी कौन देगा। एक तो अच्छी बात है कि इतिहास में हम जो भी पढ़ेंगे वह निश्चित होगा, उसमें कोई है ना फौसबाजी बोल होता है, फौसबाजी मतलब झूठ बोलना, तो उसमें कोई काल्पनिक बातें नहीं होगी, उसमें कोई मिथ नहीं होगा, उसमें कोई फौसबाजी नहीं होगा। इतिहास में हम जो भी अध्ययन करेंगे वह निश्चित ही होगा, निश्चित, यह निश्चितता को दिखाएगा। यानी जब भी हम निश्चितता की बात करें, जैसे हम बात करते हैं किसी न्यूज की बात करते हैं, जैसे आप न्यूज में अक्सर वर्ड सुनते होंगे कि सूत्रों के बारे से पता चले कि कपिल शर्मा के छूटे पसीने। ठीक है, अब कपिल शर्मा के पसीने छूटे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, धूप होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, पसीना छूट गया होगा, लेकिन सूत्रों के बारे से पता चला है। फिर आप ऐसे न्यूज़ कुछ सुनते होंगे, उसी ब्राउजर वगैरह देखते होंगे, तो एक अलग प्रकार का कुछ अटपटा न्यूज आता है उसी ब्राउजर पर। जैसे सूत्रों के बारे से पता चला कि मेट्रो स्टेशन के सामने एक महिला कर रही थी डांस, उतने में गुस्सा गया कुत्ता और नोच लिया 2.5 ग्राम मांस। सुने होंगे ऐसा न्यूज। तो इसमें जो सूत्र है, सूत्र क्या है, तो सूत्र का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस न्यूज के बारे में बताना चाह रहा है या बताया है, वह व्यक्ति अपना नाम गुप्त रखना चाहता है, अपने आप को अज्ञात रखना चाहता है, तो वैसे व्यक्ति की सेफ्टी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है सूत्र। और न्यूज कहाँ से आया, सूत्र से, सूत्रों के हवाले से पता चला है। अब मीडिया इस बात का फायदा उठाती है, चूंकि एलिगेशन तो उस व्यक्ति पे लगेगा नहीं, इसीलिए मीडिया का क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो सूत्र लिख के और उनके मन में जो मनगढ़ंत बातें आती है वो लिख देते हैं, और सूत्र से वो बताते कि कोई ऐसा व्यक्ति इस न्यूज के बारे में बताया जो अज्ञात है, जो गुप्त है। ठीक है, और अपनी बातें कह देते हैं, हालांकि वो दूसरी बात है। तो जैसे न्यूज आता है सूत्रों के हवाले से, वैसे बात करें इतिहास आता है स्रोतों के हवाले से, स्रोत, सोर्सेस। और याद रखना, स्रोत जब भी आएगा तो स्रोत अपने साथ 3 वर्ड लेकर आएगा, एक फैक्ट, दूसरा प्रूफ और तीसरा एविडेंस। चलिए, तो निश्चितता की जब भी बात करूँ तो निश्चितता कौन दिखाएगा, स्रोत, और स्रोत अपने साथ 3 वर्ड लेकर आता है, एक फैक्ट, दूसरा प्रूफ और तीसरा एविडेंस। फैक्ट को हिंदी में तथ्य कहते हैं, प्रूफ को हिंदी में सबूत कहते हैं, और एविडेंस को हिंदी में भी सबूत कहते हैं। कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि प्रूफ और एविडेंस मतलब सबूत और सबूत में क्या अंतर है, इंटरव्यू के लेवल पर, या फिर कभी नॉर्मली रोचक तथ्य है। ठीक है, प्रूफ और प्रूफ में क्या अंतर है आपको समझना भी चाहिए चीज़ें। और लोग जो तेज तरह के लोग होते हैं कहते थे तकनीकी अंतर है, जैसे नहीं कई बार सवाल आता था कि इसमें और इसमें क्या अंतर, तो लोग कहते हैं निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तकनीकी अंतर है। नॉर्मली हमें अगर समझना है इसे तो एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण से हम समझेंगे। चूंकि देख लीजिए लीगल टर्म है, तो लीगल टर्म को समझने के लिए हमें अदालत का उदाहरण लेना पड़ेगा, और अदालत से हम इन चीज़ों को बहुत आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको शौक होगा बॉलीवुड मूवी देखने का, तो इसमें कई प्रकार के अदालत वाला सीन होता है, बहुत मज़ेदार सीन होता है, मजा भी आता है देख के। जैसे मान लीजिए अदालत है और यहाँ एक जज साहब बैठे हैं, यहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम हम लोग मान लेते हैं कुमार, पुराने मूवी में नाम कुमार होता था, और एक लड़की है जिसका नाम है जैस्मीन, और जैस्मीन का कुमार ने हत्या कर दिया। ठीक है, और एक इसका जो जस्मदीद गवाह है वो जस्मदीद गवाह है प्यारेलाल, और एक वकील है ए और एक वकील है बी। ए का मानना है कि कुमार दोषी, कुमार ने जैस्मीन का मर्डर किया है और इसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन इसके पास कुछ प्रूफ नहीं, तो शब्दों का खेल खेलेगा। और बी का मानना है कि कुमार निर्दोष है, इसे अदालत से बाइज्जत बरी किया जाए। और अदालत में कुछ ऐसा सीन होता है, मूवी वगैरह देखे होंगे तो उसमें सुने होंगे कि एक कहता है कि मिलॉर्ड हो न हो ये मासूम सा दिखने वाला शख्स, मासूम सा दिखने वाला शख्स, मिलॉर्ड हो न हो ये मासूम सा दिखने वाला शख्स ही जैस्मीन का कातिल है। और दलील क्या देता है कि इसकी आंखें, इसकी खामोशी, इसकी तेज धड़कन, इसके माथे का पसीना, इसके थरथराते पैर, इसके कपकपाते होठ, इसके चेहरे का सिकन साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता कि खामोशी कैसे चिल्लाएगा, क्योंकि ये भी तो वर्ड था कि इसकी खामोशी,
साफ साफ चीख चीख कर यही कह रहा है कि इसी ने बहुत ही बेरहमी से जैस्मिन का खून किया है। ठीक, दलील इसका अच्छा है। उसी समय वकील भी कहता है कि मिलॉर्ड शायद मेरे काबिल दोस्त भूल रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि शायद मेरे काबिल दोस्त मिलॉर्ड मेरे काबिल दोस्त शब्दों का खेल खेल कर और इस अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं और केस को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर एक काबिल दोस्त है तो फिर केस को उलझाने का प्रयास क्यों करेगा? ठीक है, ये कहते हैं मिलॉर्ड मेरे काबिल दोस्त शायद भूल रहे हैं कि अदालत खामोशी पर, उसके बाद कपकपाते होठ पर, थरथराते पैर पर, आंखें पर, माथे के सिकन पर, पसीने पर देख के फैसला नहीं सुनाती। अदालत को चाहिए तो चाहिए सिर्फ सबूत, और मैं ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता नहीं हर चीज में दूध का दूध और पानी का पानी क्यों होता है, हालांकि मुहावरा का अर्थ होता है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये कहते हैं जो भी वकील है, चूंकि इनका मानना है कि ये निर्दोष है, तो भी कहते हैं कि मैं प्यारे लाल से कुछ चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, चंद सवाल। ठीक है, और सवाल पूछते हैं कि प्यारे लाल, जब आपने देखा कि कुमार जैस्मिन का खून कर रहे थे तो उस समय कुमार क्या आपके पास से गए थे? ये कहता नहीं, कुमार बहुत दूर से दौड़ते हुए आ रहा था एक चाकू लेकर। ठीक है, उसके बाद दौड़ते दौड़ते जैस्मिन भी भागने लगी और भागते भागते कुमार उसका पीछा करते गया, बहुत तेज दौड़ रहा था और एक जगह पे जैस्मिन को कुमार पकड़ लिया और पकड़ के चाकू घोंप कर जैस्मिन का हत्या कर दिया। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि प्यारे लाल जी, जहाँ जैस्मिन का मर्डर हुआ उस जगह से आप कितना दूर पे थे? तो डिस्टेंस लगभग माना गया लगभग 30 मीटर डिस्टेंस, 30 मीटर की दूरी पे थे। फिर सवाल था, आपने शोर क्यों नहीं मचाया? बोले कि मुझे अपना जान का डर था कि मैं शोर मचाता तो हो सकता कुमार मुझे ही मार देता और कोई गवाही नहीं बचता, और मुझे गवाह बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैं जिंदा रहा। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर थे आप। सवाल है कि कुमार आपके पास से आया नहीं था, और मेडिकल रिपोर्ट प्यारे लाल का, वकील तो सबका मेडिकल रिपोर्ट खंगा लेता है। प्यारे लाल का मेडिकल रिपोर्ट, मिलॉर्ड प्यारे लाल का मेडिकल रिपोर्ट कहता है कि प्यारे लाल अपने जिस स्थान पर उस स्थान से मात्र 10 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं, वो भी साफ साफ नहीं। और 30 मीटर की दूरी पर चूंकि कुमार बहुत दूर से आया था और यह घटना ही दूर घटी है, जैसमिन दूसरी तरफ भागी थी, फिर भी प्यारे लाल कैसे देखने कि वह व्यक्ति कुमार ही है, चूंकि रात का समय था। इसीलिए प्यारे लाल की गवाही पर संदेह होता है, इनकी गवाही झूठी साबित होती है। दूसरी बात, कुमार प्यारे लाल बताते कि कुमार जैस्मिन का पीछा करते हुए आया, उसे तेज रफ्तार से, तेज गति से दौड़ाते हुए आया, जबकि कुमार का मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ कहता है कि कुमार के दोनों पैर माइनर पैरालाइज है और कुमार दौड़ ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल से चल सकता है। और चूंकि जैस्मिन को कुमार ने पकड़ा है, जैस्मिन गिरी नहीं है और कुमार उसके पास पहुंचे हैं, जैस्मिन को कुमार ने पकड़ा है और चाकू घोंप कर हत्या किया है, जो इसके रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है पोस्टमार्टम को साफ साफ कह रही है कि दाहिना हाथ से चाकू घोंप कर हत्या की गई है। और एक इत्तेफाक ये भी है कि कुमार का दाहिना हाथ माइनर पैरालाइज है, और माइनर पैरालाइज से उतना गहरा घाव चाकू से नहीं हो सकता, इसलिए इससे भी साबित है तो कुमार ने हत्या नहीं किया है। और सबसे लास्ट साबित है, जिसको जो अदालत की आंखें खोल कर रख देगी, ऐसे ही वकील का वर्ड होता है, अदालत की आंखें खोल कर रख देगी कि जिस चाकू से हत्या हुआ उस चाकू पर कुमार का नहीं जबकि प्यारे लाल के फिंगरप्रिंट का निशान है। और इस केस मतलब इसके बाद अदालत का सारा केस एकदम सॉल्व हो गया। उसका जो भी हुआ ये बात का मैटर है। अब समझिए, अब तक जितना बात हो रहा था सारा का सारा बात में कोई संदेह, जब तक जो चीज़ अदालत में जो बातें हुई उस बात पर आप संदेह नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ दुनिया में होती है, ये फैक्ट है। पिता विश्वास है कि ये मेरे पिता हैं, माँ तो वही है, लेकिन ये मेरे पिता, ये मेरा विश्वास है। नॉर्मली कहा जाता है कि मदर इज ए फैक्ट एंड फादर इज ए बिलीफ। अब समझिए, यहाँ जो हुआ है जैसे आप सब देखें, इस पर कोई संदेह नहीं है, ये फैक्ट है। उसके बाद जो प्यारे लाल का मेडिकल रिपोर्ट, ये 10 मीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं देख सकते हैं, इनका फोकल लेंथ है, तो ये जो रिपोर्ट है, जो जब तक रिपोर्ट वकील साहब दिखा रहे तब तक प्रूफ है। जज साहब के पास गया, उसके बाद फिर रिपोर्ट दिखाएगा कुमार का रिपोर्ट कि कुमार का माइनर पैरालाइज है, कुमार दौड़ नहीं सकता, इनका मेडिकल, कुमार का मेडिकल रिपोर्ट दिखा गया। कुमार के जो खंजर पर उंगलियों के निशान नहीं है, ये जो रिपोर्ट दिखा गया, फिंगरप्रिंट के निशान, ये जो रिपोर्ट दिखाया गया, इस सारे रिपोर्ट जब तक दिखाया गया, जब तक वकील ने सिर्फ दिखाया तब तक ये प्रूफ है, सबूत। और जिस समय जज साहब इस प्रूफ को एक्सेप्ट कर लिए कि बिल्कुल सही कुमार निर्दोष है,
और तमाम गवाहों एवं सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि गवाह तो उधर था, सब मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कुमार बेकसूर है और इन पर लगाए हुए आरोप बेबुनियाद है। कुमार को आयु जो अदालत है वो बाइज्जत बरी करते, कुमार ऐसे ऐसे बरी होकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जिस समय जज साहब ने इस प्रूफ को स्वीकार कर लिया और कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया, स्वीकार होने के बाद जब प्रूफ स्वीकार हो जाए उसी को एविडेंस कहते हैं। तो सबूत और सबूत में तकनीक के अंतर, मुझे भरोसा है कि आप समझ गए उन चीज़ों को। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि फैक्ट प्रूफ में अंतर हो गया। अब देखिए, अब जो फैक्ट प्रूफ एविडेंस है इसी को हम लोग हटा के अब इसकी जगह पर, चूंकि हम बोले थे अभी कि स्रोत अपने आप में 3 शब्दों को लेकर आता है, तो इसी वर्ड को हटा के इसकी जगह पर हम स्रोत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्रोत। तो इसका मतलब जब भी इतिहास पर स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत में हम बात करेंगे, अगर हम लिखेंगे कि इतिहास जानने के लिए कुछ साहित्यिक स्रोत है, कुछ पुरातात्विक स्रोत है, और इसी स्रोत से हमें यह इतिहास के बारे में पता चला है, तो डिफिनिट है कि वह स्रोत फैक्ट प्रूफ और एविडेंस होकर गुजरात होगा। और जब फैक्ट प्रूफ और एविडेंस तक आ गया, इसका मतलब कि उस पर संदेह की कोई बात नहीं है, डिफिनिट है। इसलिए हम कहते हैं कि इतिहास में जो भी लिखा गया वो निश्चित ही है, उस पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बाजीराव की तलवार पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं, बाज की नज़र और चीते की चाल पर संदेह नहीं कर सकते हैं, वैसे इतिहास में जो बात लिखी गई उस पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 स्रोत, 3 जो बात मतलब 3 जो थ्योरी है, जो भी कह दीजिए, उससे होकर गुजरा है 3 लेवल पर, फैक्ट प्रूफ एविडेंस। अब हम स्रोत की बात करते हैं, तो स्रोत अपने आप में अगर समझा जाए ठीक से, तो इतिहास को समझने के लिए 2 प्रकार के स्रोत आवश्यक है। मैं ऐसा करता हूँ, इनको हटा के और मैं इसकी जगह पर स्रोत लिख देता हूँ। तो इतिहास को समझने के लिए क्या आवश्यक है? स्रोत। और जब भी मैं स्रोत लिखूंगा तो आपको समझना है कि स्रोत 3 स्टेप्स होकर गुजरा होगा, फैक्ट, प्रूफ और एविडेंस। अब स्रोत कितने हैं? स्रोत है 2। एक है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत का अर्थ हुआ कि वैसा स्रोत जो लिखा हुआ हो उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और साहित्य का अर्थ है साहित्य, जो सबके हित में सोचे, साहित्यिक स्रोत। और दूसरा है जिसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में ठीक से समझिए कई प्रकार के स्रोत आते हैं। जैसे कुछ ऐसे स्रोत होंगे, मतलब कुछ ऐसी बातें लिखी, कुछ ऐसे पुस्तक मिलेंगे जिसे साहित्यिक स्रोत जो होगा वो समांतर पुस्तक होगा। ठीक है, पुस्तक हो सकता है मतलब जो किसी रूप में लिखा हो, कागज पे लिखा हो, पांडुलिपि पे लिखा हो। आज हम लोग बहुत गहरी बात साहित्यिक स्रोत पर नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो साहित्यिक स्रोत, कंप्लीट साहित्यिक स्रोत पर बेस्ड होगा। क्योंकि मेंस में कई बार सवाल आ जाएगा, या फिर आप अगर कोई एकेडमिक लेवल का तैयारी करें उसमें सवाल आ जाएगा कि इतिहास के निर्माण के लिए साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। तो इसके लिए आपको कंप्लीट पैकेज साहित्यिक स्रोत पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो होगा पुरातात्विक स्रोत, उस पर एक कंप्लीट लेक्चर होगा जिसमें हम पूर्णतः पुरातात्विक स्रोत पर बात करेंगे। और फिर इस दोनों से इतिहास का निर्माण कैसे हुआ और कैसे 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 हुआ, और धीरे धीरे हम लोग इतिहास में आगे बढ़ेंगे। और जब पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे आप पाएंगे कि इतिहास को एक अलग नज़रिए से देखने का, एक अलग तरीके से पढ़ने का मतलब आपको आइडिया हो जाएगा और बहुत रुचि आएगा इतिहास को पढ़ने में। तो हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। तो जब कोई पुस्तक लिखा गया इतिहास से रिलेटेड, और जब मैं कह रहा हूँ लिखा गया, इसका मतलब वो फैक्ट, प्रूफ और एविडेंस की तरह से गुजरा होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं रामायण, तो रामायण वास्तव में साहित्यिक स्रोत है, मतलब स्रोत है एक, और बाद में उसका इतिहास लिखा गया, तो इतिहास में रामायण का चर्चा है। तो जैसे हम बात करते हैं रामायण की कुछ बातें और फिर उसके लिए कुछ प्रूफ देखते हैं, तो हम थोड़ा सा साहित्यिक स्रोत को बांट लेते पहले। तो साहित्यिक स्रोत 3 स्तर पे है। जैसे साहित्यिक स्रोत अगर सिर्फ धर्म की बात करेगा तो उसे हम कहेंगे धार्मिक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, कुछ साहित्यिक स्रोत धर्म की बात नहीं करेगा, उसे हम कहेंगे गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत, गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। और कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत होंगे जो वास्तव में विदेश से आएंगे, और बहुत है, 3 ही नहीं, इसके अलावा बहुत है, संगम साहित्य वगैरह बहुत है। हम मुख्य रूप से बात करते हैं फिलहाल जो आपको एक हिस्ट्री का आइडिया दे। कुछ और है जिसे हम कहते हैं विदेशी स्रोत, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी
स्रोत। अब इसे हम समझते हैं। जो धार्मिक की बात करेगा, ठीक है, धर्म लिखते हैं, आप समझिए धार्मिक, तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करें तो बात करते हैं वेद, आप जानते हैं, तो वेद में धर्म के बारे में लिखा गया। आप जानते हैं कि वेद की बात करें तो वेद में पुरुषार्थ का अध्ययन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अध्ययन है। तो वेद क्या है? वेद धार्मिक साहित्यिक स्रोत है, इसमें धर्म की बात है। वेद की अगर बात करें तो वेद के बाद है वेदांग। ऐसे बहुत हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, उसके बाद उपवेद है, आप सुने होंगे। महाकाव्य है, महाकाव्य में महाभारत है, रामायण है। आप ये भी जानते हैं कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और महाभारत में ही जो जिसे हम भगवत गीता कहते हैं, तो महाभारत का पाठ ही भगवत गीता है। और महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जानते थे, जब इसका श्लोकों की संख्या बढ़ गई तब इसे महाभारत कहा गया। वेद, वेदांग, जो मैं बोलने का प्रयास कीजिए। अरण्यक, अरण्यक मतलब ऐसा पुस्तक जो इसी अरण्य में पढ़ा जाए। अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल में एकदम शांत वातावरण में पढ़ा जाए। उसके बाद उपनिषद, तो इसका पढ़ने का क्रम है, मैं अभी फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ। उसके बाद है पुराण, उसके बाद है वेदांग। ये सब जितने आप पुस्तक देख पा रहे हैं, इस सारा का सारा पुस्तक अगर मुख्य रूप से समझे तो क्या धार्मिक साहित्यिक स्रोत है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म की चर्चाएं हैं। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में और आता है, जैसे मान लीजिए कि जैन से संबंधित पुस्तक, जैन धर्म से, जैसे मैं कुछ नाम बोल देता हूँ, जैसे हम कल्प सूत्र की बात करें, भगवती सूत्र की बात करें, ये सब जितने हैं, 14 पूर्व की बात करें, तो सब जैन स्रोत है। वैसे अगर हम बात करें कुछ बौद्ध धर्म की, तो जैसे आप जानते होंगे बौद्ध धर्म की, और मुख्य रूप से बहुत प्रचलित पुस्तक है, हालांकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे पुस्तक है, लेकिन मुख्य पुस्तक जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ये सब जितने पुस्तक है, आर्य मंजूश्री, मूल कल्प, ये सब सुनते होंगे। तो ये सब जितने पुस्तक सब क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। तो ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत हो गया। और उसके बाद बात करें गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत, तो गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे पुस्तक आएंगे जो धर्म पर फोकस नहीं होगा और हमारे जीवन शैली पर, उस समय के जीवन स्तर पर संबंधित होगा, जो आज भी हमें प्रभावित करती है। जैसे मैं कुछ पुस्तक लिखता हूँ, आप नाम सुने होंगे, जैसे एक पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र, और पंचतंत्र जो लिखने वाले उनका नाम है विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, तो आप नोट भी कर लेंगे कि पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र आप जनरली सुने हो कि एक लोमड़ी होती है, अंगूर, क्या मतलब किसी लते पे अंगूर होता है और लोमड़ी बार बार अंगूर खाने जाती है, ठीक है, उसका अंगूर तक नहीं पहुंच पाने के कारण वह निराश होकर लास्ट में बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं। अब समझिए इससे क्या पता चलता है कि जो आपके जीवन में नहीं मिला, आप उससे बहुत हताश मत होइए, आप उसी को बुरा करके और अपने मोटिवेट करके और मूव ऑन हो जाइए, और अपने जीवन में दूसरे तरीके से फिर प्रयास कीजिए, दूसरे चीज़ों का, मतलब जीवन में हताश होकर परेशान होने तो मुझे नहीं मिला। तो पंचतंत्र में ये जो कहानी एक पंचतंत्र से लिया गया है, और पंचतंत्र पर ही रिलेटेड एक बुक है, उससे रिलेटेड एक बुक है जिसे कहते हैं हितोपदेश। हितोपदेश, और हितोपदेश लिखा है उस विद्वान का नाम है नारायण पंडित, ये भी नोट कर लेना है आपको। इसके बाद आप सुनोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसे कहते हैं इंडिका, मेगास्थनी ने जो लिखा है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक लिखे हैं आचार्य चाणक्य, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक में बात करूं, जैसे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसकी रचना कल्हण ने किया। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में कुछ खास बातें। राजतरंगिणी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जो गैर धार्मिक है, धर्म पर बात नहीं करता। जैसे और बात करें हम तो कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे कालिदास की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवर्षीय, कुमार संभवम, ये सब जितने पुस्तक है, एक कालिदास की पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। तो इन पुस्तकों पर और जितने साहित्यिक स्रोत हैं, हम अगले क्लास में बहुत डिटेल से बात करेंगे, और साहित्यिक स्रोत से कैसे इतिहास लिखा जा सकता है उस पर बात करेंगे। क्या साहित्यिक स्रोत पर यकीन किया जा सकता है, या साहित्यिक स्रोत में बहुत सारी त्रुटि भी है, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं विदेशी स्रोत की। तो विदेशी स्रोत में आपको बता दूं कि कुछ जैसे CUK के नाम आप सुनोगे, CUK,
तो शिव के जो पुस्तक है वो लिखे थे ह्वेनसांग। जैसे विदेशी स्रोत में कुछ व्यक्ति हैं जो चाइना से आए, कुछ व्यक्ति हैं जो ग्रीक से आए, कुछ व्यक्ति हैं जो बात करें रोम से आए, और कुछ व्यक्ति की अगर बात करें तो अरब से आए। इन सभी व्यक्ति का कौन कौन पुस्तक उस पर बात करने वाले। जैसे चाइना की बात करें तो आपको पता होगा ह्वेनसांग, फाहियान, सबसे पहले आता है फाहियान, उसके बाद संयुंगन, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग। तो चाइना से आने वाले विद्वान हैं। ग्रीक की बात करें तो आपको पता होगा टोलमी, हेरोडोटस। लेकिन हेरोडोटस की बात करें तो कहा जाता है हेरोडोटस इतिहास के पिता भी बताऊंगा, और हेरोडोटस कभी भारत में आया नहीं, वो सुनी सुनाई बातों को लिखी, इसलिए लगता है कि ज़्यादा काल्पनिक इतिहास है उनका। उसके बाद रोम की बात करें तो रोम के बारे में सुनेंगे प्लिनी, ठीक है, और वो नेचुरल हिस्ट्री लिखी जिसमें पता चलता है कि रोम और भारत में सोने का व्यापार होता है और रोम का सारा सोना भारत आ रहा है, ऐसा कुछ चर्चा है उसमें, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नाम है उसका। उसके बाद बात करें क्या, अरब। तो अरब से आए हैं, जैसे आपको नाम पता होगा अल बरूनी, अल मसूदी, सब जितने नाम हैं वो अरब से आने वाले व्यक्ति हैं। तो हम सभी पर बात करेंगे। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्यिक स्रोत में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, और इन बिंदु पर हम बात कहाँ करेंगे, अगले क्लास में। और साहित्यिक स्रोत के बाद अगर बात करें पुरातात्विक स्रोत में, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत में नॉर्मली अभिलेख है। अभी मैं जस्ट समझाऊंगा कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है और उससे मैं रिलेट करूंगा। एक अभिलेख है, उसके बाद बात करें, कुछ मैं वर्ड लिखता हूं जैसे सिक्का, जैसे बात करें मंदिर, जैसे बात करें मन का जनरली उसे कहते हैं जो स्त्री गर्दन में धारण करती है माला बना के, उसे मन का कहते हैं। और बात करें अन्न का दाना। अभी मैं कुछ खास नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, और अभी आपको साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत समझ में आ जाएगा। अभिलेख, सिक्का, मंदिर, मन का, अन्न। और आप समझ सकते हैं नॉर्मली अगर देखें तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे गुफा, ये सब है, ठीक है, कोई पुराना पुल। अब सबसे पहला सवाल है कि कुछ क्या ऐसा बताऊं कि आपको साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत का एक एक मामला कंप्लीट हो जाए। अब मैं बताता हूँ और फिर आपको रिलेट करूंगा, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ, विदेशी स्रोत कुछ हटा देता हूँ। अब समझिए साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत है क्या। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कुछ एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है, जो गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, और खासकर बिहार से। मैं बिहार से हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जी ये बातें, क्योंकि इन चीज़ों को मैं बहुत करीब से देखा हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। अब देखिए एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, और इसके ठीक बीच में बात करें तो इसके बीच में एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा, और दोनों जमीन के टुकड़ा पर विवाद कर रहे हैं। इसके पास इसके अलावा भी बहुत सारे जमीन है, समझिए कि इसका एक साम्राज्य है और इसका एक साम्राज्य है। उसके बावजूद लड़ रहे हैं किस, इस जमीन के, इस जमीन का नाम एक्स है। लड़ाई हुआ, और आपको पता होगा कि जमीन एक सिविल मामला है, ठीक है। सिविल मामला का मतलब जिसे हम बातचीत के दौरान फरिया सकते हैं, ठीक है, एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, वो हो गया सिविल मामला। और क्रिमिनल केस जिसको कहते हैं, देखिए दो प्रकार का केस, एक दीवानी मामला और एक सिविल में, एक दीवानी मामला है, क्रिमिनल मामला। क्रिमिनल मामला को फौजदारी केस कहते हैं जिसमें खून वगैरह की बात हो। जमीन का मामला आता है सिविल मामला में, और बहुत आराम से दोनों बातचीत के दौरान इसके निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, वाद विवाद को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग पहले करेंगे लड़ाई, क्योंकि बिहार में कॉन्सेप्ट है कि आइए ना बिहार में गोली मार देंगे कपार में, सुने होंगे। हमको लगता है यही एक रीजन है कि बाहर वाली कंपनियां बिहार में कंपनी खोलने नहीं आती, इन्वेस्ट करने नहीं आती है, कि उसको पता है कि घाटा से डर नहीं लगता, कट्टा से डर लगता है, ठीक है। अब देखिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, देखिए जमीन है, बातचीत हो सकता है लेकिन बातचीत करेंगे नहीं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट है कि पहले मारेंगे, पहले थूरेंगे, ऐसा चलता है बिहार में। अब दोनों के बीच मारपीट हो रहा है। अब मारपीट होगा तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी के शरीर का अंग भंग होगा। अब ये इसके पीछे बहुत सारे अंगरक्षक होंगे जो गमछा से बांध के और एकदम दे दनादन, इसके पीछे बहुत सारे अंगरक्षक होंगे जो भी गमछा बांध के दे दनादन, मतलब गमछा बांध लेते कि सर पे चोट ना लगे, हेलमेट पहन लीजिए ज़्यादा अच्छा है। अब समझिए दोनों के बीच लड़ाई हुआ, लड़ाई में यथासंभव हथियार, अत्याधुनिक हथियार, लाठी, भाला, फरसा, पत्थर, ईंट, जो मिले वो सब कुछ, ईंट का जवाब पत्थर से, लाठी का जवाब भाला से, मतलब सब एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। चोट लगा, इसमें से जो ज़्यादा समझदार होगा वो जल्दी जल्दी मार पीट कर और चला जाएगा पुलिस स्टेशन में, कुछ गवाह को भी लेकर जाएगा पुलिस स्टेशन में, मतलब जो है आवेदन लिखवाएगा बी पे कि बी कुछ अटैक किया, इतने घना, पता नहीं क्या होता है कि केस वगैरह के बाद
लोगों के पास एकाएक घर में कैसा आ जाता है, 40,000 50,000, कुछ आभूषण में आ जाता है कि अटैक किया है, मारा है, हम तो मार खाए हैं, आभूषण लूट लिया, मतलब कैश लूट लिया 40,000 50,000, सारा कुछ आरोप लगा देगा। और कुछ लोग गवाह भी दे दिए। ये जो चीज़ें लिखी गई यहाँ लिखी गई, अब बताइए जो पुलिस स्टेशन का जो भी मालिक है, मगर जो भी इंस्पेक्टर या फिर जो भी इंस्पेक्शन करने जाएगा, वो सिर्फ इस आवेदन पर यकीन कर लेगा या फिर यहाँ जाके देखेगा कि घटनास्थल पर भाला है कि नहीं, ईंटा, खपरा, गिट्टी, बालू, जो भी है, जिस चीज़ से लड़ाई हुआ, लाठी वगैरह, जो भी, गोली, बंदूक, गोली का खोली, ये सब है कि नहीं, तो देखने जाएगा। जो बातें आवेदन में लिखी गई है कि इन इन हथियारों से लैस होकर लड़ाई हुआ, वो हथियार का जिस आवेदन में चर्चा है वो जाके यहाँ देखेगा और वो हथियार मौका बरात पर मिला। इसका मतलब है साहित्यिक स्रोत लिखा गया था। साहित्यिक स्रोत तो झूठा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ खून के छींटे भी हैं, हथियार भी है, मतलब लड़ाई तो बिल्कुल हुआ है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो रिकॉर्डिंग मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, जो आवेदन लिखा गया वो साहित्यिक स्रोत है और जो यहाँ प्रूफ मिला ये पुरातात्विक स्रोत है। आ रहा समझ में? और साहित्यिक स्रोत को बताइए कंप्लीट पुरातात्विक स्रोत कर दिया, नहीं कर दिया कि साहित्यिक स्रोत पर आप संदेह भी कर सकते हैं, लेकिन बाजीराव पर संदेह नहीं करते। आ रहा समझ में? तो क्लियर हो गया कि इस दोनों में ज़्यादा मानक कौन है, तो ज़्यादा मानक है पुरातात्विक स्रोत। लेकिन हम अगले क्लास में जब साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत समझ लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, साहित्यिक स्रोत से ज़्यादा यकीन आप पुरातात्विक स्रोत पर करेंगे। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, उसके बाद आपका दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। चलिए, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रॉपर हम समझते हैं कि अभी का देख लीजिए, अभी का जो नॉर्मली अगर पहले देखे समाज, चूंकि हम जो भी समझते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं और एक समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो उसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने की धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में हो रहा है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और समाज में इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन किसी भी लेवल पर देख लीजिए। जैसे हम समझ लेते हैं, आप ये देखिए, पहले का जो भी होता था कि बहुत मतलब सब समाज बहुत सोच समझ कर चीज़ें बोलना, बड़ों का आदर करना, इज्जत करना, एक रिश्ते को बहुत बारीकी से निभाना। जैसे समझिए कि पहले प्यार अंधा होता था और आज प्यार अंधाधुन होता है। तो उसमें हम समझते हैं कि अगर नॉर्मली देख लीजिए, मामला क्या है, विश्वास का, और विश्वास नहीं होने के कारण एक उसमें भी पुरातात्विक स्रोत का ज़्यादा डिमांड किया जाता है। क्योंकि बातचीत जो भी वो साहित्यिक स्रोत है, व्हाट्सएप पर जो भी बात करें वो साहित्यिक स्रोत है। और उसके एविडेंस के लिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि साहित्यिक स्रोत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्रोत है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक कोई ए है और एक कोई बी है, ए मेल है और बी फीमेल है, दोनों के बीच कोई एक रिश्ता है। और एक दिन अचानक बी का कॉल आता है पे और कहता है हम किसी और की अमानत हैं। ये कहता है नहीं, ये कहता है ठीक है व्हाट्सएप चेक कर लो। और व्हाट्सएप पे एक शादी का कार्ड, शादी के कार्ड में बहुत खूबसूरत एक शायरी होता है, बड़ा खूबसूरत सा, कि भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुझे बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। ये भी सोचता है कि अगर मैं मानस का राजहंस होता तो कार्य किसी और का नहीं आता। और नीचे बड़ा खूबसूरत बात और लिखा होता है कि मेरी बुआ की शादी में जल्लू से जल्लू लाना गुड्डू। वो हो सकता है कि उस जो गुड्डू है, गुड्डू का दाढ़ी मूछ दूल्हा से ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी तोतला भाषा में लिखा होता है। थोड़ा सा तोतला इसलिए क्यूटनेस दिखाने का प्रयास है। चलिए देखिए, अब ये चीज़ें हैं, हम किसी और की अमानत हैं, ये बोलेगा नहीं। अगर हम दोनों के बीच कोई आए तो मैं रोने लगूंगा, अगर तुम्हारा चौखट में बारात आया तो मिठाई में बांटूंगा, जो भी है। अब सोच लीजिए कि एक दिन अब कार्ड आ गया। अभी के ज़माना बहुत फर्जी है, डॉक्यूमेंट बहुत डुप्लीकेट बनता है। ये भी तो हो सकता है कि पीछा छुड़ाने के लिए, कई बार होता है ना कि लोग चिक्कू होते हैं, तो पीछा छुड़ाने के लिए झूठा कार्ड बनाया गया होगा, क्योंकि इसको भी अपने बारे में पता है। सपने तो सबके साथ जन्म के हैं, लेकिन एक जन्म का एक सप्ताह भी मुश्किल हो जाता है। अब इस लड़का को यकीन नहीं होगा, एक कहेगा नहीं, बहुत सारे प्रोसेस है शादी में, विध, एक एक विध में देखूंगा, और इतना तक जयमाला वहाँ मैं आऊँगा, बाराती के साथ कुर्सी लगाऊंगा, मिठाई बांटूंगा, देखूंगा। अब समझिए, कार्ड झूठा भी बन सकता है, कार्ड में जितनी बातें लिखी वो साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। लेकिन ये शादी का डेट भी इंतजार करेगा, शादी के डेट तक रुकेगा,
फिर उस पर जो भी इसका प्रोसेस होगा एक लंबी प्रक्रिया से गुजरेगा, और गुजरने के बाद वो जाएगा वहाँ जयमाला देखेगा और सारा प्रोसेस होकर गुजरेगा। लास्ट में जो गाड़ी है बाबुल की दुआएं लेते हुए जा जा तुझको सुखी संसार मिले, उसको धक्का भी आगे तक लगा के आएगा। तो सारा चीज़ देखा। अब सोचिए कार्ड झूठा भी बन सकता है, साहित्यिक स्रोत झूठा भी हो सकता है, इसमें झूठी बातें भी लिखी जा सकती है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत सामान्यतः झूठा नहीं होगा। और पुरातात्विक स्रोत एक ऐसा स्रोत है जो साहित्यिक स्रोत को कंप्लीट कर देता है। इसीलिए साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत को एक दूसरे का पूरक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें इसमें नहीं, इसकी बहुत सारी बातें इसमें नहीं, इसमें जो बातें बची है इसमें होगा, इसमें जो बातें बची इसमें होगा, दोनों मिल गया तो फिर कंप्लीट घटना का वर्णन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात आप समझ गए कि साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम जेन्युइन एग्जाम्पल लेते हैं हिस्ट्री का। जैसे हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, एक बहुत मुख्य बात कर लेते हैं। ये समझिए कि जैसे आप रामायण के बारे में सुनोगे, मैं ऐसा करता हूँ कि इधर जो भी उसको मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत की अगर बात करूँ तो आप रामायण के बारे में सुनोगे, बहुत धार्मिक स्रोत है रामायण। और रामायण में कुछ संदर्भ आता है, जैसे एक संदर्भ आता है कि जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के आक्रमण से मूर्छित हो गए थे, उसी समय हनुमान जी उत्तराखंड के चामोली जिला में एक पर्वत है जिसका नाम है द्रोणागिरी पर्वत। तो द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी था, संजीवनी बूटी लाने गए थे। और संजीवनी बूटी चूंकि उनको समझ में आया कि संजीवनी बूटी इसमें से कौन है, कई प्रकार की वनस्पति था, तो द्रोणागिरी पर्वत का एक भाग उठाकर लेकर चले आए। आज भी अगर आप जाते हैं तो ये जो रामायण में जो बातें लिखी हुई है ये क्या है, साहित्यिक स्रोत। लेकिन रामायण में जो बातें लिखी है तो ये चीजें मुझे कैसे पता चलेगा, रामायण में लिखा हुआ है, हम उस पर तो यकीन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग तार्किक हैं और हम स्रोत को देख रहे हैं। स्रोत फैक्ट प्रूफ एविडेंस से गुजरता है। तो हम ये तो पढ़ लिए फैक्ट, रामायण में जो लिखी बात है वो फैक्ट है। अब प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हम उत्तराखंड जाएंगे और उत्तराखंड में जाके हम देखेंगे कि चामोली जिला के पास कोई द्रोणागिरी पर्वत है या नहीं। तो जाने के बाद पता चला है उसका कोई भाग टूटा हुआ है कि नहीं, तो वास्तव में उसका एक हिस्सा गायब है। और आज भी उत्तराखंड के चामोली जिला के लोग हनुमान जी को नहीं पूजते हैं क्योंकि चामोली जिला में उस समय टोटेम था। और टोटेम का मतलब होता है, अगर समझिएगा तो धर्म से संबंधित एक चीज़ व्यवस्था होती है जिसमें लोग पशु पक्षी, पहाड़, नदी, तालाब, जानवर वगैरह को पूजते हैं। और उस समय के लोग पहाड़ को पूजते थे और उसी पहाड़ को, चूँकि पहाड़ को इसलिए पूजते थे, जनरली है क्या कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा उसे हम पूजने लगते, उसे भगवान बना लेते हैं। देवता जो देने वाला उसे देवता कहते हैं। ठीक है, उस समय का जो पहाड़ था, और पहाड़ पे जो कहते हैं संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी को बायोलॉजी में सिलेजिनीला बायोप्टेरिस कहते हैं। और सिलेजिनीला बायोप्टेरिस एक प्रकार का ऑस्टेरिडोफाइटा है, औषधीय गुण वाला पौधा है। और इस पौधा से अगर कोई मूर्छित है, मतलब मूर्छित कहने का मतलब कॉमा में है, जिसको फुल स्टॉप लगने की संभावना है। इसके बाद बात करें, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, कई प्रकार का शारीरिक विकार है, दमा है, या कोई भी कई प्रकार के रोग, अगर उस रोग से गुजर रहा है तो संजीवनी बूटी जिसे हम कहते हैं सिलेजिनीला बायोप्टेरिस, इस औषधि से उसका इलाज किया जा सकता है। क्योंकि उस समय भी इस औषधि का यही उपयोग था। हालांकि अभी इसकी उपयोगिता घट गई है क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत डेवलप है, तो जड़ी बूटी पर कम यकीन किया जाता है। हालांकि बता दूं कि जो पादप है उसी से केमिकल तैयार किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम। तो बात करें हनुमान जी कहाँ गए थे, द्रोणागिरी पर्वत पर। द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा उठाकर ले आए थे। आज भी ये चीज़ें आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, जो उत्तराखंड से बच्चे होंगे वो समझ होंगे इस बात को। तो आज भी मिल जाएगा ये चीज़ें। द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा गायब, और द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा तो गायब मिलेगा। और पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर देखना चाहें तो ये तो रामायण में लिखा हुआ है। और इसका पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो अगर आज भी आप श्रीलंका में चले जाएं तो श्रीलंका की जलवायु ऐसे है कि वहाँ कहीं भी सिलेजिनीला बायोप्टेरिस जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं, इस प्रकार का वनस्पति आपको वहाँ की जलवायु में इस प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी श्रीलंका में 3 स्थान, मैं बता दूं आपको, रामायण में बातें लिखी है और इसका प्रूफ कहाँ मिलता है, तो श्रीलंका में 3 स्थल आपको बता दूं। एक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीतिगल्ला, एक है रूमासल्ला, और एक है हाकागल्ला। और इन तीनों स्थान पर द्रोणागिरी पर्वत के अवशेष, जैसे कहते हैं कि हनुमान जी जब ले जा रहे थे इस पर्वत को तो इसके कुछ टिकरे गिर के गए थे, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि जब लक्ष्मण जी होश में आ गए थे तो लक्ष्मण जी के होश में आने के बाद इन पर्वत का जो औषधि उसका फायदा कोई असुर न उठा ले, राक्षस न उठा ले,
इसलिए इस पर्वत को तोड़ फोड़ के हनुमान जी इधर उधर बिखरा दिए थे। तो इसका टुकड़ा जो है वो रीति गला रामासलाह का गला में गिरा था। इसलिए इन जगह पे आज भी सिलेजिनेला बैप्टिस यानी संजीवनी बूटी का कुछ अवशेष मिलता है और इस द्रोणागिरी पर्वत के चट्टानों के रूप यहाँ मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रामायण में जिन बातों की व्याख्या है उसका कहीं ना कहीं पुरातात्विक स्रोत यहाँ भी मिल रहा है। तो साहित्य में जो लिखा उसकी बात पर हमें यकीन नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा पुरातात्विक स्रोत को। और जैसे बता दो तो हनुमानगढ़ एक जगह है जहाँ हनुमान जी राम जी की प्रतीक्षा किए थे, वो भी आज अस्तित्व में है। एक बात करूँ, पंचवटी के जंगल जो कहते हैं नासिक में है, वो आज भी अस्तित्व में है। ये बातें सिर्फ रामायण में नहीं लिखी, उसके मतलब साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत मुख्य बात है कि श्रीलंका की जो मिट्टी है वो मिट्टी लेटोसोलिक मिट्टी है। लेटोसोलिक मिट्टी का अर्थात लाल और भूरे रंग की मिट्टी होती है। पूरे श्रीलंका में आपको कहीं भी काले रंग की मिट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन तो ये तो रामायण में चर्चा है लेटोसोलिक मिट्टी की। और पुरातात्विक स्रोत के रूप में देखें तो आप श्रीलंका में चले तो एक स्थान है जो रामायण में पढ़ेगा तो उस स्थान के बारे में लिखा है कि वहाँ सोने की लंका था, और उस स्थान पर आ जाइए तो आपको वहाँ काली मिट्टी मिलेगी। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि चूंकि श्रीलंका में तो काली मिट्टी हो नहीं सकती, क्योंकि मिट्टी का कलर भी कैसा होगा जलवायु पर डिपेंड करता है, वहाँ की प्राकृतिक परिघटना पर निर्भर करता है। और श्रीलंका की मिट्टी लेटोसोलिक अर्थात लाल और भूरी होनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि जब लंका दहन हुआ था तो लंका दहन के बाद उस स्थान की मिट्टी काली हुई थी। ये बातें का चर्चा रामायण में और इसका साक्ष्य भी मिल रहा है। तो मैं बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत को कंप्लीट करता है। मैं इस क्लास में आपको साहित्यिक स्रोत समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पुरातात्विक स्रोत समझाने की कोशिश ना करो, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं आपको इस क्लास में बताना चाहता हूँ कि साहित्यिक स्रोत को पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट करता है। जैसे आपने सुना होगा बौद्ध धर्म के बारे में, तो गौतम बुद्ध अस्तित्व में थे कभी न कभी। गौतम बुद्ध, इन बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चाइना में एक अभिलेख है। अभिलेख उसे कहते हैं पत्थर का ऐसा रूप जिस पर कुछ लिखा जाए और उससे इतिहास के बारे में जानकारी मिले, उसे अभिलेख कहते हैं। जैसे बात करें हमारे तरफ मुखिया वगैरह कुछ बनाते हैं, जैसे कुआं का निर्माण करवाएं तो लिख देते हैं कि श्रीमती मंजू देवी मुखिया जी के सौजन्य से 51,000 राशि लगा या फिर 5,01,000 राशि लगा। तो ये अगर कभी भी मान लीजिए भूचाल वगैरह आ गया, पूरा तहस नहस हो गया और 1,000 या लाख साल बाद कोई प्रजाति फिर अस्तित्व में आएगा, मानव अस्तित्व में आएगा और संयोग से उसकी भाषा यही भाषा रही या फिर भाषा नहीं भी रही तो पढ़ने का कोई ना कोई तरीका डेवलप कर लिया गया, तो उस समय वो लोग भी पढ़ लेगा कि अच्छा मंजू देवी के सौजन्य से इस कुआं का निर्माण हुआ था। तो उस समय के लोग को तो पता चलेगा कि अच्छा पहले के जो लोग थे यानी अस्तित्व शुरू होने से पहले के लोग थे वो कुआं का निर्माण कर लेते थे। एक मंजू देवी नाम की कोई मुखिया थी, वो जाहिर सी बात है मुखिया पद किसी न किसी प्रशासन के लिए होता होगा, जो प्रशासनिक कार्यभार को देखता होगा, उन लोग को ऐसा आइडिया हो जाएगा। तो वैसे ही हमें बहुत जब खुदाई होता है तो खुदाई से पुराने तत्व निकलते हैं, उसी पुराने तत्व वाले स्रोत को कहा गया पुरातात्विक स्रोत। तो अंदर से जमीन के अंदर से कुछ अभिलेख मिला, कुछ सिक्का मिला, कुछ मंदिर मिले, कुछ मनके मिले, कुछ अन्न मिले, कुछ गुफा मिला, कुछ पुल मिला और जिन्हें जमीन के अंदर से मिले बाहर भी मिल सकते हैं, बस उसे इतिहास का पता चलना चाहिए। तो ये सब जितने तो ऐसे कुछ गौतम बुद्ध के बारे में एक कैंटीन का अभिलेख है चाइना में और उस कैंटीन के अभिलेख से गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है। वैसे गौतम बुद्ध के बारे में अशोक के अभिलेख से ही पता चलता है। अशोक एक महान राजा है, आप जानते हो मौर्य वंश का राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान, तो अशोक के बारे में मैक्सिमम जानकारी हमें अभिलेख से मिलता है, ठीक है। और अभिषेक की जो कलिंग युद्ध है, सुने हुए कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक है, कलिंग युद्ध का चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और इस क्लास अगर जनरली आपको खूब समझना है तो तनाव नहीं लेना है, क्योंकि नॉर्मली इसमें क्या परिचय है, आपको जान पहचान करा रहा हूँ। तो पहला दिन किसी से आप मिलते हैं तो आप उतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद वो आपका घनिष्ठ या कई बार जीवन साथी बन जाता है। तो वैसे इतिहास आपका जीवन साथी बनने वाला है और तनाव नहीं लेना, बहुत आराम से पढ़ना है। मैं आपको बार बार बता दूं कि पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें जो बातें लिखी है, क्योंकि सोचिए मेरे बारे में अगर कोई मेरा बायोग्राफी लिखेगा, ठीक है, या फिर मैं अपना ऑटोबायोग्राफी मैं खुद लिखूंगा, तो ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो जैसे अपनी तारीफ लिखूंगा, नकारात्मक पक्ष हटा दूंगा। मेरा दोस्त अगर मेरे बारे में कुछ लिखेगा तो मेरे नकारात्मक पक्ष को हटा देगा, अपने मेरे जो सकारात्मक पक्ष उसी बात को लिखेगा, क्योंकि लिखेगा अगर बुरा लिखेगा तो मैं पेज फाड़ दूंगा। अब ऐसे ही सोचिए जो राजा के दरबार में उस समय कवि रहते थे वो जाहिर सी बात है राजा की तारीफें लिखेंगे, उसके महानता को दिखाएंगे, क्योंकि महानता नहीं दिखाएंगे तो राजा उनको पोष रहा है, मतलब पोषण कर रहा है, राजा के द्वारा पोषित है तो राजा साइड हो जाएगा, राजा उसे दंड दे देगा। इसलिए साहित्यिक स्रोत में मैक्सिमम राजा की तारीफ लिखा हुआ है, उसके काल के।
तो आप उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड बात कि उसके उस समय के कालक्रम में बहुत सारी समस्याएं, कालक्रम कई बार सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब कालक्रम सही नहीं लिखा हुआ है तो उस बात का पता कहाँ से चलेगा? अभिलेख से, क्योंकि अभिलेख किसी न किसी प्रकार के पत्थर से बना हुआ है और पत्थर के आयु हम यूरेनियम डेटिंग से निकाल सकते हैं। कुछ अगर अवशेष मिल रहा है, जैसे सिलेजिनेलिया बैक्टीरियस की बात करें, मैं लिख देता हूँ, जो संजीवनी बूटी था वो था सिलेजिनेलिया, सिलेजिनेलिया बायोप्टेरिस। तो ये तो जीवाश्म है और जीवाश्म की आयु हम कार्बन डेटिंग से निकाल लेते हैं। तो समान बात है कि ये बहुत वैज्ञानिक है, बहुत तार्किक है, तो हम तार्किक है तो इस पर ज़्यादा यकीन कर सकते हैं। इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ भी हो सकती है, काल्पनिक कहानियाँ भी हो सकती है, जैसे बचपन में पढ़ते थे मनोहर कहानी, जो मन को हर ले वैसी कहानी, तो इसमें वो हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब चलिए हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। मैं अब आगे बात करना चाहता हूँ कि साहित्यिक स्रोत पर आपको हल्का हल्का डाउट होने लगा होगा कि साहित्यिक स्रोत में जो बातें लिखी होगी उस पर मैं यकीन अब नहीं करने वाला हूँ जब तक उसका पुरातात्विक स्रोत न मिले। और किसी विषय को वैज्ञानिक तरीका से, वैज्ञानिक पद्धति से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक हमें तर्क करने की शक्ति देते हैं। अब देखिए, आपने देखा कि पुरातात्विक स्रोत सामान्यतः गलत नहीं होगा, हालांकि लिखने की बात है, ठीक है, तो लिखने के लेवल पर तो गलती इसमें भी हो सकती है पुरातात्विक स्रोत में कुछ ना कुछ स्तर पर। लेकिन मेरे बारे में अगर मान लीजिए बहुत दूर का कोई राजा लिख रहा है, विदेश का राजा, जैसे भारत के राजा के बारे में श्रीलंका का राजा लिख रहा है, तो ज़्यादा मतलब संभावना है कि वो सत्य लिखेगा। अगर मेरी दुश्मन मेरी तारीफ करे तो ज़्यादा संभावना है कि वो सच करेगा। समझ रहे हैं बात? अब समझिए साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत पर हम क्यों यकीन करें? क्योंकि कार्बन डेटिंग से इसका आयु निकाल सकते हैं, यूरेनियम डेटिंग से इसका आयु निकाल सकते हैं, और इस रीजन से ये ज़्यादा वैज्ञानिक है पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत थोड़ा सा कम वैज्ञानिक है, हालांकि इस पर भी यकीन किया जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे तो हमें खुद आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक बात है क्या, जब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत पर जब लिखा गया चीज़ें, और स्रोत का मतलब फैक्ट, प्रूफ और एविडेंस के आधार पर जब चीज़ें आगे बढ़ी, तो इतिहास लिखने में कई प्रकार की समस्याएं आई। उस समस्या को दूर करके जो इतिहास लिखा गया वो इतिहास कैसे होता है, तो पहले लिखा जाएगा 1999 की बात, फिर 2000 की बात, फिर 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते लिखा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि 2004 तक पहुँचे और फिर 1997 की बातें लिख रहे हैं, वो इतिहास नहीं है। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो हमेशा आगे की तरफ लिखा जाएगा। क्यों समझिए, क्योंकि मान लीजिए पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखें, फिर उसके बाद बिंदुसार के दरबार में वो बिंदुसार के बारे में लिखेंगे, अशोक के दरबार में वो अशोक के बारे में लिखेंगे। तो यही कालक्रम के आधार पर हम इतिहास को सजाते हैं, ऐसे कालक्रम के आधार पर आगे बढ़ते हुए क्रम में, तो इसे कहते क्रमबद्ध। ठीक है, क्रमबद्ध और तिथिवार तरीके से, क्योंकि डेट भी तो क्लियर होना चाहिए जिसे हमें पता चलता है कि किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई, क्योंकि प्रत्येक अगली घटना प्रभाव के रूप में देखते हैं और पिछली घटना किसी न किसी कारण के रूप में देखते हैं। तो क्रमबद्ध और तिथिवार तरीके से और पुरातात्विक स्रोत हमें दिखा रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति पर, वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद हम लिखे हैं। तो क्रमबद्ध और तिथिवार तरीके से वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर, क्योंकि कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग कर रहे हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर ऐसी मानवीय घटना जो निश्चित ही हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये हमारा कंप्लीट इतिहास हुआ। अब क्रमबद्ध और तिथिवार तरीके से जो सबसे पहले लिखने का प्रयास किए दुनिया में, उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। ठीक है, और चूंकि देख लीजिए जो हिस्ट्री वर्ड है, हिस्ट्री वर्ड का अर्थ होता है बुनना, और बुनना का मतलब होता है, हिस्ट्री ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बुनना, और बुनने का मतलब स्वेटर बुनना, मतलब एक धागा पे दूसरा धागा, दूसरे धागा पे तीसरा धागा, तीसरे धागा पे चौथा धागा, हम धागा धागा चढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि एक धागे के बाद चौथा धागा और फिर उसके बीच में पंचमा धागा, ऐसा नहीं होगा। यानी क्रमबद्ध तरीके से चलेगा इतिहास। और इस तरीके से जो लिखने वाले, इतिहास लिखने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका पुस्तक में मुख्य रूप से
भारत और फारस के बीच के संबंधों का चर्चा है। ये बात भी लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन में। भारत और फारस के संबंधों का चर्चा है। फारस सामान्यतः पर्शिया को कहते हैं और उसे आज की दुनिया में ईरान कहा जाता है। भारत और ईरान के व्यापारिक संबंधों का चर्चा हिस्टोरिका में। और इतना व्यवस्थित तरीके से, इतना क्रमबद्ध तरीके से ये पुस्तक लिखा गया था कि एक बहुत बड़े विद्वान हैं दक्षिण में, पश्चिम में, उनका नाम है सिसरो। यही सिसरो ने हेरोडोटस को सबसे पहले इतिहास का पिता कहा। ठीक है, इतिहास लिखने की प्रक्रिया सामान्यतः हेरोडोटस से शुरू किया, जो ग्रीक के थे रहने वाले, और जर्मनी में शुरू हुआ और धीरे धीरे यूनान में इस पद्धति का विकास हुआ। आ रहा समझ में? भारत में पहली बार इस पद्धति पर अगर बात करें, इतिहास लिखने का ज्ञान भारत में था ही नहीं। भारत में पहली बार क्रमबद्ध, तिथिवार और वैज्ञानिक तरीके से जो इतिहास लिखा गया, वो पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत में सबसे पहले प्रमाणिक पुस्तक जो एक सही तरीके से इतिहास के पूरे प्रतिमान पर खरा उतरते, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जो कर्ण ने लिखा था। और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये बातें आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बात और बता दूं आपको कि अगर क्रमबद्ध तरीके से ना लिखा, जैसे फर्क क्या पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा, फिर बिंदुसार गैप कर दिया, अशोक के बारे में लिख दिया और बाद में बिंदुसार दे दिया, कालक्रम सही दिया। ठीक है, बताया कि ये बाद की घटना है पहली घटना, तो क्या फर्क पड़ता है? याद रखना है, अगर ऐसे कभी हुआ कि 1999 की बात की, 2000 की बात की, फिर 1997 की बात की, तब उसे हम इतिहास नहीं कहते, उसे हम नाटक कहेंगे, ड्रामा कहेंगे। जैसे KGF देख लीजिए चैप्टर 2, एक आदमी रॉकी भाई के बारे में बता रहा है, फिर डर जाता है अचानक से और फिर पीछे चला जाता है, फिर बहुत पीछे चला जाता है, फिर कहानी में आगे चला जाता है, फ्लैशबैक, नेक्स्ट बैक, ऐसे खूब होता है। अब ये जो मामला है, अब हम उसे क्या कहेंगे? ड्रामा, इतिहास नहीं कहेंगे। तो इतिहास, ड्रामा और साहित्य में कई अंतर है। तो थोड़ा सा हम लोग इतिहास, ड्रामा, साहित्य में बात कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा चीज़ें? मुझे यकीन है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मंत्र देखते हैं। नाटक, ड्रामा, कहानी, स्टोरी, इतिहास, हिस्ट्री और साहित्य, लिटरेचर में क्या अंतर है? देखिए बहुत आसान बात है, इसमें वही बात है, फ्लैश पर दोनों में फ्लैशबैक वाली बातें होगी। जैसे मान लीजिए पीछे में चले गए, फिर आगे चले गए, बस दोनों में अंतर यह है कि नाटक देखने वाली प्रक्रिया, देखने वाली चीज़ है, और कहानी सुनने वाला चीज़ है। तो दोनों में अंतर है, विजुअल और ऑडियबल। आ रहा समझ में? एक अलग ही बातें हैं। इतिहास हम बात कर चुके, क्रमबद्ध तरीके से होगा, व्यवस्थित होगा, तिथिवार होगा, वैज्ञानिक विश्लेषक होगा, बहुत तार्किक होगा और निश्चित होगा। ठीक है, इसे इतिहास कहते हैं। कहानी और नाटक काल्पनिक हो सकता है, जैसे नॉर्मली कहा जाता है रोमी जूलियट एक काल्पनिक था। ठीक है, काल्पनिक कहानी था। आप नॉर्मली सुनते हैं क्या, लैला मजनू, काल्पनिक कहानी है, ऐसा कभी हुआ नहीं, बनावटी कहानी है। तो क्या है? नाटक है। कहानी समझ रहे, सुनने वाली बात है। अब समझिए, इतिहास निश्चित ही हुआ है, तो अंतर है। समांतर जो आपसे पूछा जाए नॉर्मली क्या अंतर हो सकता है, तो आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। साहित्य की बात करें तो देखिए, इतिहास और साहित्य में बहुत गहरा अंतर है। जैसे बता दूं आपको, 1857 की क्रांति हुई, बहुत गहरी बात है, समझना है। अब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति नॉर्मली कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता होगा? तो मान लीजिए कि इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया ही जाता होगा इंग्लैंड के इतिहास में, भारत के इतिहास में पढ़ाया ही जाता है, और पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ाया ही जाता है। अब इंग्लैंड वाले इसकी व्याख्या कैसे करते होंगे? तो इंग्लैंड वाले 1857 की व्याख्या करते होंगे, समझने वाली बात है कि इंग्लैंड वाले कहते हैं कि हमारी प्रशासन इतनी मजबूत थी कि 1857 ईस्वी के समय भारत में कुछ सैनिक विद्रोह किए, और चूंकि इंग्लैंड वाले बोले कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इतना तंदुरुस्त था, इतना चुस्त दुरुस्त था कि हम लोग बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिए और सबको शांत कर दिए। ठीक है, अपनी तारीफ का पुल बन रहा है, लेकिन क्या हुआ वो हम लोग जानते हैं। भारत का व्यक्ति कहेगा कि ठीक है, हम विद्रोह, अब पढ़ते भी हम लोग कि इस अपने तरीके से कि यहाँ मंगल पांडे ऐसे किए हैं, झांसी की रानी ऐसे की, यहाँ नाना साहब ऐसे किए, मतलब बहादुर शाह जफर ऐसे किए, बहुत कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कहते हैं कि पूरा भारत का इतिहास पलट के रख दिया और भारत में क्रांति का नींव भारतीय यही 1857 की क्रांति है। तो भारत में अलग रूप देखने को मिलता है। पाकिस्तान में पढ़ाया जाता हुआ कि 1857 की जब क्रांति हुआ तो उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो समझिए ठीक से, तो घटना तो हुई है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से व्याख्या किया जा रहा है। ठीक, तो ये अपने तरीके से व्याख्या, ये अपने तरीके से व्याख्या, ये अपने तरीके से व्याख्या। तो इसका मतलब कि इतिहास होता तो निश्चित है कि डिफरेंट घटना हुआ है,
लेकिन उस घटना की व्याख्या अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो वो इतिहास है। ठीक। लेकिन साहित्य में जैसे आप पढ़ते हैं प्रेमचंद की एक कहानी जिसका नाम है ठाकुर का कुआं, तो जो प्रेमचंद क्या कहना चाहता है उसका आप अपने तरीके से व्याख्या नहीं कर पाएंगे। वो चूंकि लिखा है, एक नोवेल लिखा हुआ है, एक कहानी लिखा हुआ है, तो उसमें लेखक जो कहना चाहते हैं वही आप लिख पढ़ेंगे, आप अपने तरीके से उसकी व्याख्या कभी नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? तो साहित्य का अपने अलग तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते, उस समय की स्थिति क्या कहती है, लेखक क्या बताना चाहते हैं, आप वही समझेंगे। इतिहास का व्याख्या अलग अलग लेवल में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग तरीके से किया जा सकता है, तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, ये समान सा अंतर था। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो आज हम लोग समझे अभी इतिहास क्या है, और मुख्य रूप से इतिहास क्या है, नाटक, कहानी, साहित्य, इतिहास में क्या अंतर है, इन बातों को हम ठीक से समझ गए। अब हम इसके साथ ये भी समझने का प्रयास करें कि इतिहास की क्या उपयोगिता है, और इसी सब बिंदु से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इतिहास की उपयोगिता की बात करें तो एग्जामिनेशन के लेवल पर क्या उपयोगिता है, इतिहास की सामान्य जीवन में क्या उपयोगिता है, और इतिहास को कैसे तैयार करें। तो इन बिंदु को समझने के लिए मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्लास लंबा हो जाएगा तो इन बिंदु को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे इतिहास की क्या उपयोगिता है। और अभी जितना हम डिस्कस किए इससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगले क्लास में। इतिहास की क्या उपयोगिता उसमें हम बात करेंगे एग्जामिनेशन के लेवल पर, जैसे अभी तक यूपीएससी में किस किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, किस समय कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर बात करेंगे। मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है, बाकी विषय ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और पॉलिटी, इन विषयों से लिंक करके कैसा सवाल पूछा जाता है, और समाज जीवन में कैसे समस्या को लेकर इतिहास की क्या क्या विशेषता है, और कैसी समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि इतिहास बार बार दोहराता है, तो इतिहास कैसे दोहराता है, एक व्यक्ति दुनिया में भी बार बार आता है तो कैसे आता है, इतिहास भी इस बात की व्याख्या करती है, जिसे हम पैरेलल लाइफ कहते हैं। जैसे अगर आपको आइडिया होगा तो जॉन कैनेडी, अब्राहम लिंकन एक पैरेलल लाइफ थे, एक ही व्यक्ति दो बार जन्म लिए, या फिर दोनों व्यक्ति का लाइफ बिल्कुल सिमिलर था। आप जानते होंगे मतलब नॉर्मली कुछ ऐसे नॉर्मली टॉपिक है जिस पर हम बात कर लेंगे आगे। तो इन बिंदु पर बात करने के बाद हम फिर बात करने की तैयारी कैसे करें, और फिर कैसे कैसे इतिहास का निर्माण हुआ, कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, कैसे कैसे पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता बना, सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल से महाजनपद काल, महाजनपद काल से मगध समाज का उत्कर्ष, धीरे धीरे जितने भी वंश हैं वो वंश गुप्त वंश तक, गुप्तोत्तर वंश तक कैसे आगे बढ़ा। तो इन बिंदु पर बहुत गहरी बात करेंगे, वो बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बहुत मजा आएगा आपको। तब तक इंतजार करना है नेक्स्ट एपिसोड के लिए, और इसको बहुत आराम से पढ़िए और तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।